महाश्वेता देवी का उपन्यास 1084 माँ यह बंगाली उपन्यास है जिसका अनुवाद समीक बंदोपाध्याय ने किया है। शोक से भी बलवान है समय, शोक तट है तो समय सदा प्रवाहित होने वाली गंगा। समय शोक पर बार बार मिट्टी की परत चढ़ाता है, फिर एक दिन प्रकृति के अमोघ नियमों के अनुसार समय की परतों के नीचे दबे शोक पर अंकुर सी उंगलियां उगती है। अंकुर आशा, दुख, चिंता और द्वेष के अंकुर। यह उपन्यास एक औरत की कहानी है जिसमें वह अपने खोए हुए व्यक्तित्व को वापस पाती है। यह उसके बेटे व्रती की कहानी भी है जिसने अपने पास सब सुख सुविधाएं होते हुए भी समाज के ऐसे तबके के लिए आवाज उठाई, कुछ करना चाहा जो हाशिए पर था। समाज की व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। यह उपन्यास 1970 के बंगाल की कहानी है जहां उस वक्त नक्सलवाद का आंदोलन हुआ था। इसमें कई जवान जिंदगियां खत्म हुई थी और समाज के उच्च वर्ग ने इन जिंदगियों के अस्तित्व को नकारने में ही अपनी भलाई समझी और अपना कर्तव्य समझा। और व्रती के साथ भी यही हुआ। उसके पिता ने भी यही किया और उसके भाई बहनों ने भी उसे भुलाने में ही अपनी भलाई समझी। उपन्यास की मुख्य नायिका सुजाता एक बैंकिंग कार्यालय में नौकरी भी करती है। सुजाता ने अपनी नौकरी तब की जब उसकी सास जीवित थी और घर के दैनिक मामलों की कमान सास ने ही संभाल रखी थी। व्रती सबसे छोटा बेटा है, हमेशा अपने दूसरे भाई बहनों से अलग था। सुजाता की सास के दिव्यनाथ पहले बच्चे थे और पहले बच्चे के जन्म के बाद ही उनके पिता मर चुके थे। सास को सुजाता का बार बार गर्भवती होना अच्छा नहीं लगता था। जब भी बच्चे का जन्म होने को होता तो उसे छोड़कर अपनी बहन के घर चली जाती थी। 22 साल पहले की एक सुबह सपने में सुजाता वहीं लौट गई थी। अक्सर ही ऐसा होता है, कितनी बार ऐसे ही लौट जाती है। अपने आप के बैग में सामान समेटती है, तौलिया, साड़ी, टूथब्रश, साबुन, कंघी आदि जाने क्या क्या। अब सुजाता की उम्र है 53 वर्ष। सपने में वह 32 वर्ष की सुजाता को देखती है जो बैग में सामान समेटने में व्यस्त है। गर्भ के बाहर से ढीला शरीर लेकिन तरुणी सुजाता अपने बेटे व्रती को इस दुनिया में लाने की तैयारी में व्यस्त है। एक एक चीज उठाकर बैग में रखती है। उस सुजाता का चेहरा बार बार दर्द से पीला पड़ रहा है। दांतों से होठों को दबाकर रुलाई रोकती है। सुजाता, सपने की सुजाता, व्रती जो आ रहा है। सपने में सुजाता अपने उन्हीं पुराने दिनों को बार बार दोहराती रहती है, देखती रहती है। दर्द शाम 8 बजे आया था। हेम, जो उसके घर की नौकरानी है, हेम ने अपने पूरे अनुभव के साथ कहा था, इसमें समय नहीं लगेगा माँ। गर्भाशय ने उसे बाहर धकेलना शुरू कर दिया है। हेम ने उसके हाथ पकड़कर कहा, चलो सब ठीक हो जाएगा, भगवान तुम्हें वापस लाए, तुम दोनों अलग हो जाओ। सुजाता की कहानी दर्द से बुनी हुई और परिभाषित की गई है। जैसे ही यह खुलता है वह सो रही होती है। उसके सपने 22 वर्ष पीछे ले जाते हैं। प्रसव पीड़ा और आपातकालीन सर्जरी की एक दर्दनाक रात के बाद सुबह जब उसने अपने चौथे बच्चे और दूसरे बेटे व्रती को जन्म दिया, अब वह एक बार फिर उसी तारीख 17 जनवरी को भीषण दर्द से जाग गई है। लेकिन इस बार उसे जो दर्द हो रहा है वह दर्द अपेंडिक्स में सूजन के कारण हो रहा था। एक बार जब उसका पेट दर्द ठीक होने लगता है तो कैलेंडर पर एक नजर उसे 17 जनवरी के शुरुआती घंटों में ले जाती है। ठीक 2 साल पहले जब टेलीफोन की घंटी बजी थी, पंक्ति के दूसरे छोर पर एक आवाज ने उसे मुर्दा घर में बुलाया। वहां वह अपने प्यारे बेटे को एक क्रमांकित लाश, एक नंबर वाली लाश के रूप में देखती है और वह नंबर था 1084 और वो नहीं जानती थी कि उसका बेटा एक लाश का नंबर बन जाएगा।
इस उपन्यास की कहानी और इस टाइटल का मर्म यही है कि जब तक बेटा जीवित था वह अपने बेटे को पहचान नहीं पाई। वह जो कुछ करता है, क्यों करता है, वह ऐसा क्यों है, उसकी जान गरीबों में क्यों बसती है, वो कुछ समझ नहीं पाई। लेकिन जब बेटा लाश बनकर 1084 में बदल जाता है तब माँ अपने बच्चे को पहचान पाती है। और इसीलिए इस उपन्यास का टाइटल भी दिया गया है 1084 की माँ। अर्थात पहले वह उसकी माँ थी लेकिन अपने बच्चे को नहीं जानती थी। 1084 अर्थात व्रती को उसकी नौकरानी हेम बेहतर जानती थी। 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में माओवादी प्रेरित नक्सली विद्रोह के पहले चरण के दौरान भारतीय लेखिका और कार्यकर्ता महाश्वेता देवी द्वारा लिखित मदर ऑफ 1084 लक्षित के प्रभाव की एक केंद्रित परीक्षा है। अपने नुकसान और दुख में फंसी एक महिला की कहानी के माध्यम से पीछे छूट गए लोगों पर हिंसा। सुजाता एक पढ़े लिखे धनी परिवार से आती है। कलकत्ता के एक धनी परिवार में पली बढ़ी और शिक्षा का खर्च उठाया, लेकिन शादी के बाद उसका जीवन पत्नी, वही माँ और अन्य पारिवारिक रिश्तों में बंधा हुआ है जिनकी सामाजिक वर्ग उससे उम्मीद करता है। इस उपन्यास की महत्वपूर्ण घटनाओं के समय वह लगभग 50 वर्ष की थी। उसके सबसे बड़े बेटे और बेटी ज्योति और दीपा दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों का एक एक बच्चा है। ज्योति और उसका परिवार परंपरा के अनुसार पारिवारिक घर में रहते हैं। छोटी बेटी तुलिका एक गंभीर प्रेमी है। उनके पति, सुजाता के पति दिव्यनाथ, या जैसा कि उसे अक्सर ज्योति के पिता के रूप में वर्णित किया जाता है, एक सफल व्यवसायी है। एक बार उनकी पत्नी ने फैसला किया कि वह और बच्चे नहीं चाहती। उसके पति के पास रखेलों की एक लाइन थी। सुजाता ने एक बैंकिंग कार्यालय में नौकरी भी की है। सुजाता ने अपनी नौकरी तब ली जब उसकी सास जीवित थी और घर की कमान सास ही संभालती थी, तथा ऐसी परिस्थिति में सुजाता ने यह फैसला किया कि क्यों न वह अपनी योग्यता बाहर दिखाए। और साथ ही कुछ कठिन परिस्थिति, आर्थिक कठिनाई दिव्यनाथ को भी थी, जिसके कारण उन्होंने भी सुजाता को नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। व्रती सबसे छोटा बेटा हमेशा अपने भाई बहनों से अलग रहता था। कल्पनाशील, संवेदनशील, वह आसानी से डर जाता था और अपनी माँ से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके शुरुआती वर्षों से लेकर किशोरावस्था तक माँ बेटे का घनिष्ठ बंधन था, जबकि पति दिव्यनाथ और उनके दूसरे बेटे के बीच बहुत कम प्यार था। स्वाभाविक रूप से सुजाता पर उसे बिगाड़ने और कमजोर बनाने का आरोप लगाया जाता था। जब युवा नक्सली क्रांतिकारियों के एक समूह के साथ व्रती की हत्या कर दी जाती है तो उसके पिता की तत्काल चिंता यह सुनिश्चित करने की होती है कि उसकी गतिविधियों के बारे में किसी को पता न चले। वह कुछ सख्ती करता है और व्रती का नाम समाचार रिपोर्टों से हटा दिया जाता है। घर पर उसके अस्तित्व के सभी सबूत हटा दिए जाते हैं और सबसे ऊपरी मंजिल पर उसके कमरे में बंद कर दिए जाते हैं। सुजाता खुद को अपने परिवार के गलत पक्ष में पाती है, उस वृद्ध व्यक्ति के पक्ष में जो उसके कारण होने वाली शर्म और शर्मिंदगी पर विचार करने में असफल रहा है। वह यह समझने की कोशिश करने के लिए अकेली रह गई कि उसका बेटा इस तरह के कट्टरपंथी आंदोलनों की ओर क्यों आकर्षित हुआ और उसके 20वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर रात की घटनाओं को समझने के लिए जिसके कारण उसे अपनी जान गंवाना पड़ी। यह एक ऐसी मृत्यु थी जिसे किसी भी तरह से सामान्य नहीं कहा जा सकता। व्रती की मृत्यु के ठीक 2 साल बाद एक ही दिन में सुबह से शाम तक विस्तार करते हुए 1084 की माँ सुजाता अपने बेटे की यादों का सम्मान करने का प्रयास करती है और
शायद कुछ समापन की भावना भी पाती है। घर पर बेटी तुली अपनी सगाई की पार्टी आयोजित करने की तैयारी कर रही है। हालांकि यह उसके भाई की जयंती है। यह तारीख की भावी सास के अमेरिकी गुरु द्वारा निर्धारित की गई है। उसकी अपनी माँ की भावना का कोई सम्मान, कोई महत्व नहीं है। घर में आवश्यक व्यवस्थाओं में भाग लेने के बीच सुजाता उपस्थित रहेगी, जिससे कुछ छूटी हुई रस्मों को पूरा करने में मदद मिलेगी जो वह चाहती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई खुशी मिले। सुजाता इसी बीच 2 स्थानों पर जाती है। दोपहर में सुजाता मध्य कलकत्ता से उस कॉलोनी की ओर निकलती है जहां व्रती के दोस्तों में से एक सोमू की मां रहती है। मारे गए युवकों ने अपने आखिरी घंटे उसके घर में बिताए थे। सुजाता पहली बार सोमू की मां से तब मिली थी जब वह अपने बेटे के शव की पहचान करने गई थी और उसे इस गरीब महिला में एक दयालु आत्मा और एक मां मिली थी। लेकिन उस भयावह रात के ग्राफिक विवरणों और इस गरीब परिवार पर इसके बिल्कुल विनाशकारी प्रभाव का सामना करने पर उसे याद दिलाया जाता है कि उसकी सामाजिक स्थिति हमेशा एक बाधा बनी रहेगी जिसे दूर नहीं किया जा सकता। मुर्दा घर और स्मशान में सदमे और दर्द में एक साथ लाई गई 2 महिलाएं एक ऐसे आत्मीयता साझा करती हैं जो कभी भी अस्थायी से अधिक नहीं हो सकती। उस दोपहर बाद सुजाता एक और सैर पर निकलती है। यह स्थान और कक्षा में करीब है, लेकिन फिर से एक विभाजन के साथ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। पहली और आखिरी बार वह व्रती की प्रेमिका नंदिनी से मिलने जाती है, जो हाल ही में यातना और कैद की चोटों को झेलते हुए जेल से छूटकर आई है। इस मुठभेड़ में कार्यकर्ता के अटल संकल्प का एक कड़वा सच प्रदर्शन होता है, जिसे दुखी मां कभी भी पूरी तरह से सराह नहीं पाएगी। घर लौटने पर जहां मेहमान एकत्र हुए थे, सुजाता अपने अनुभवों और उन सभी यादों और विवरणों से स्पष्ट रूप से प्रभावित होती है जो उस दिन के दौरान उसके पास वापस आए थे। लेकिन भले ही उसके पेट में दर्द हो रहा हो, उसे एक बार फिर पत्नी और मां के रूप में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करना होगा, कम से कम एक पल के लिए। सुजाता बहुत आहत है, लेकिन फिर वही वह मां, पत्नी और बहू के बंधनों में बंधी हुई है। उसका दिल रो रहा है अपने बेटे के लिए, लेकिन सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां उसके पैरों में बीड़ी की तरफ बंधी हुई है। महाश्वेता देवी की सबसे अधिक पढ़े जाने वाली पुस्तकों में से एक मदर ऑफ 1084 स्पष्ट रूप से नक्सली विद्रोह के व्यापक राजनीतिक संदर्भ से चिंतित नहीं है, बल्कि यह अपना ध्यान अंतरंग मानवीय अनुभवों पर केंद्रित करती है। विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए आंदोलन की अपील, वास्तविकता, विश्वासघात, हिंसा की क्रूरता और प्रभावित परिवारों और समुदायों की प्रतिक्रियाओं की विस्तृत श्रृंखला है। इसका मतलब यह नहीं कि यह एक गहन राजनीतिक काम नहीं है, बल्कि एक गैर राजनीतिक नायक को केंद्रित करना है जो खुद को अपने परिवार और सामाजिक वर्ग की चौंकाने वाली उदासीनता, संघर्ष के बीच मौजूद शोक संतप्तों की तबाही के बीच की जगह तलाशता हुआ पाता है। गरीबी और हर कीमत पर इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के गुस्से के कारण महाश्वेता देवी एक शक्तिशाली अक्षम्य कथा गढ़ती है। सुजाता इस कसकर बुने हुए उपन्यास की परेशान अंतरात्मा है, लेकिन कोई भी इस बात से अवगत नहीं है कि उथल पुथल के समय वह समाज की सामान्यता के दिखावे के खिलाफ कितनी छोटी है। व्रती पर केवल इतना आरोप लगाया जा सकता है कि उसका सामाजिक व्यवस्था पर से ही विश्वास उठ गया था। व्रती ने स्वयं तय कर लिया था कि समाज और राज्य द्वारा प्रस्तावित रास्ते से आजादी नहीं मिल सकती है। व्रती दीवार पर नारे लिखकर संतुष्ट नहीं रहे थे, वे खुद नारों के प्रति समर्पित करने आए थे। वहां उसका अपराध छिपा हुआ था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत ही संक्षिप्त में इस उपन्यास को समझाने के लिए कि कथा वस्तु क्या है, यह किस थीम पर लिखी गई है,
समरी प्रस्तुत की गई है जो आपको अवश्य उत्तर लिखने में सहायता होगी, या आप अंग्रेजी में इसे पढ़ेंगे तो उसे तारों से तार जोड़ने के लिए आपको इस हिंदी समरी से अवश्य सहायता मिलेगी। धन्यवाद। तो इस उपन्यास की कहानी में हम मुख्य रूप से यही देखते हैं कि सुजाता जो है वह भी संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है अपने परिवार में, और उसका जो बेटा है व्रती वह भी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं से लड़ रहा है, जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और शायद दोनों का स्ट्रगल ही माँ और बेटे को अधिक नजदीक लाते हैं। और विडंबना, आयरनी यह है कि सुजाता अपने बेटे को तब पहचान पाई जब वह एक नंबर बन गया, 1084 बन गया। उसको खोने के बाद वह उसकी सच्चाई को समझ पाती है। यह सुजाता के लिए बड़ा दुखद है कि जीते जी जिन लोगों के साथ वह रह रही है वे लोग मृतों के समान उसके साथ व्यवहार करते हैं। सुजाता के लिए परिवार के सदस्यों के पास कोई सम्मान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, महत्व नहीं है। और उसकी बेटी जब कहती है कि मरे हुए के पीछे क्यों पड़ी हो, तब उसको समझ में आता है कि हाँ, मैं मरे हुए के पीछे क्यों पड़ी, मेरा बेटा जिसके विचार आज जीवित है, क्यों न मैं उसके साथ रहूं। और अपने परिवारजनों को भी विचारों में मृत पाती है, मरा हुआ पाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ वो देखती है सोमू की माँ और नंदिनी दोनों आज भी जीवित हैं। मैं उन्हीं लोगों के बारे में सोचूं और वो वही कार्य करती है।